गुड मॉर्निंग। कल अपने जो चैप्टर नंबर 4 देखा था डिटरमिनेंट, उसके अंदर सारणिक क्या होता है उसके बारे में अपने देखा, और सारणिक और आवली में क्या डिफरेंट होता है वो अपन देखा। और उसके बाद में सारणिक का जो मान होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, एग्जाम्पल कैसे अपने देखा था। आज हम सारणिक का जो प्रसार करते हैं किस तरह से व्यापक रूप से या जनरल फॉर्म में कैसे उसका प्रसार किया जाता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले सारणिक का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट। क्रम एक ऑर्डर 1 का गिवन है, एक सारणिक डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू, सारणिक जो है a है उसमें केवल a की अवयव है, तो उसका जो एक्सपेंशन या प्रसार होता है उसमें वही उसका मान होता है। इसका मान क्या होगा a, चाहे वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। अब द्वितीय क्रम की सारणिक, एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर 2 यहाँ पर एक सारणिक जो सेकंड ऑर्डर का सारणिक है वो सारणिक ऑफ ए जो गिवन है उसके एलिमेंट व्यापक रूप में अपन ले रहे हैं a1 b1 a2 b2। प्रथम जो पंक्ति है उसके अभी a1 से b1 से डिनोट किए, और द्वितीय जो पंक्ति है सेकंड रो है उसके एलिमेंट को अपने a2 b2 से डिनोट किया। अब इसका जो प्रसार है कल अपन ने देखा था, मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में मल्टीप्लाई होता है, देन आफ्टर सेकंड विकर्ण के अवयव का, तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा a1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा b2 से, a1 into b2 माइनस इस नियम का, और b1 का मल्टीप्लाई किससे होगा a2 से, b1 into a2। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी a1 into b2 माइनस b1 into a2, ये इसका एक्सपेंशन हुआ। इसके बाद में तृतीय क्रम का एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर थर्ड, डिटरमिनेंट a is given in the form a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3। ये एक तृतीय क्रम का सारणिक A है, इसका एक्सप्रेशन करेंगे अपन। तो इसमें प्रथम कॉलम में जो रो है उसमें a1 b1 c1, दूसरा a2 b2 c2 और तीसरा क्या है a3 b3 और c3। सबसे पहले a1 एलिमेंट प्रथम पंक्ति की सहायता से मैं कर रहा हूँ इसका एक्सप्रेशन a1, और उसके बाद में ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो सेकंड जो 2 ऑर्डर का अपन को उपसारणिक मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेता है सीधा यहीं पर। b2 का c3 से गुणा, b2 इंटू c3 माइनस c2 का b3 से मल्टीप्लाई देगा, c2 इंटू b3। कल अपन इस तरह से देखा था। इसके बाद सेकंड एलिमेंट, इसके आगे माइनस लगता है, माइनस ऑफ b1। इसके बाद इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो a2 का मल्टीप्लाई c3 से होगा, a2 इंटू c3 माइनस c2 का मल्टीप्लाई किससे होगा a3 से, माइनस c2 इंटू a। इसके बाद में प्रथम पंक्ति का थर्ड एलिमेंट प्लस ऑफ c1 इसकी ये पंक्ति है उसको छोड़ दिया, a2 b2 ये उपसारणिक बने, a2 का मल्टीप्लाई b3 से, a2 इंटू b3 माइनस b2 का मल्टीप्लाई a3 से, b2 इंटू a। इस तरह से कल अपने एग्जांपल में देखा था, आज अपन फॉर्म में देख रहे हैं। एलिमेंट इस तरह से गिवन है, प्रथम पंक्ति की सहायता से इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है। a1 का इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस नियम का लगा जाए, b1 का उससे मल्टीप्लाई किया और c1 का रिमेनिंग उपसारणिक से मल्टीप्लाई किया। इसको अपन खोल के देखेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी डेल्टा, एक क्रम में अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। वन टू थ्री 1 2 3 1 2 and 3 minus 3 2 1 3 2 1
3 2 2। इसको बाद में अपन a1 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके एलिमेंट्स हो जाएगा, बाद में माइनस b1 का इससे मल्टीप्लाई सेकंड ईयर से हो जाएगा, c1 का इससे मल्टीप्लाई और c1 का माइनस b2 c3 से मल्टीप्लाई करके अरेंजमेंट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू abc a1 b2 c3 प्लस b1 c2 a1 a3 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2 c1 प्लस b3 c2 a1 प्लस c3 a2 b1। ये इसको अपने व्यवस्थित किया। तो ये अपन चाहे तो इसको सीधा भी याद भी रख सकते हैं, चाहे तो अपन एक्सपेंशन सीधा संख्या पा कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने सारणिक का प्रसार देखा, एक्सपेंसेस ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर 1 2 एंड 3 जनरल फॉर्म में। अब कल मैंने एक बताया था आपको, जब एक्सपेंसेस करते हैं तो माइनस पहले जो प्रथम अवयव होता है उसके आगे प्लस लगाते हैं, फिर माइनस लगाता है, प्लस लगाता है। वो किस तरह से अरेंजमेंट होता है, उनको यदि कोई अवयव है a ऑफ i j तो जो साइन होगा वो माइनस ऑफ 1 की पावर i प्लस j के रूप में होगा, जहाँ i उस अवयव की स्तंभ को पंक्ति को संख्या को डिनोट करेगा और j जो है उसके स्तंभ को। जैसे प्रथम अवयव होता है a ऑफ 1 1 तो माइनस ऑफ 1 की पावर 1 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 की पावर 2 इवन हो जाएगा, तो साइन क्या आ जाएगा प्लस। इसी तरह यदि a 1 2 का साइन चाहिए अपन को तो माइनस ऑफ 1 की पावर 1 प्लस 2 माइनस ऑफ 1 की पावर 3 और नंबर हो गया, तो ये किस में चला जाएगा माइनस। इस तरह और भी देख सकते हैं। तो अपन ने देखा कि जब इवन नंबर होते हैं तो प्लस आ रहा है और जब ऑड नंबर हो रहा है दोनों का सम तो क्या आ रहा है माइनस। इसी को सॉल्व करके अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। 2/2 क्रम का है तो पहला अवयव 1 1 है तो प्लस आएगा, दूसरा 1 2 है तो माइनस आ जाएगा, फिर 2 1 है तो नेगेटिव आ जाएगा और 2 2 है तो प्लस। ये इस तरह से माइनस साइन ऑफ द गिवन एलिमेंट a ऑफ i j माइनस 1 पावर i प्लस j से प्लस 2/2 का था प्लस माइनस माइनस और प्लस। यदि सारणिक है जो 3/3 क्रम का है तो उसके अंदर साइन जो होगा प्रथम अवयव का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। किस तरह से आया है माइनस 1 की पावर i प्लस j से। इवन है तो प्लस आ रहा है और जब ऑड है तो उसकी जगह क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो ये अपन सीधा याद रखते हैं, इस तरह से साइन लगाते हैं। इस पंक्ति से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस लगाएंगे, यदि कॉलम से कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस प्लस, अगर सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो माइनस यूज करेंगे फिर प्लस। ये इस तरह से साइन को अपन यूज करेंगे। ये एक्सपेंसेस में अपन इस पर साइन को डिनोट करते हैं। अब एक पॉइंट ये आता है कि यदि कोई क्वेश्चन गिवन है आपको और उसका एक्सपेंशन करना है या वैल्यू डेल्टा निकालना है तो आप कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ का यूज करेंगे। तो यदि अपन को जल्दी से जल्दी आंसर प्राप्त करना है तो उस पंक्ति या स्तंभ का यूज करना चाहिए जिसमें अधिकतम शून्य है, क्योंकि शून्य को किसी भी सारणी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सीधा 0 हो जाता है और जल्दी से अपन को आंसर मिल जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लो एक सारणिक है उसकी वैल्यू निकालने डेल्टा जो इस तरह 3/3 में 1 2 3 1 0 0 2 1 4 है। यदि अपन प्रथम स्तंभ से पंक्ति से करेंगे तो इसमें मैंने अभी बताया उसी वे से कर सकते हैं, सेकंड पंक्ति से कर, थर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को जल्दी आंसर प्राप्त करना है तो उस पंक्ति या स्तंभ का यूज करें जिसमें अधिकतम शून्य है। यहाँ पर R2 में सेकंड रो में अधिकतम शून्य है, इस अकॉर्डिंग करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू ये प्लस साइन किसका होगा माइनस का, माइनस 1 इंटू इसको छोड़ दिया तो ये हो गया 2 3 1 और 4। सेकंड रो से मैं कर रहा हूँ तो 1 और आगे साइन माइनस का लगता है, माइनस लगा दिया, इसको छोड़ा 2 3 1 4 ये हो गया। बाद में सेकंड में प्लस लगता है 0 इंटू जो भी उपसारणिक है। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उस उपसारणिक को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका आंसर किसमें जाएगा 0 में, माइनस ऑफ 0 इंटू थर्ड भी जो उपसारणिक बनेगी 1 2 2 1 लेकिन वो किस में चला जाएगा 0 में। तो इसका आंसर डेल्टा इज इक्वल टू इन दोनों का आंसर 0 में चला गया और माइनस 1 इंटू 2 इंटू 4 ये हो गया आपका 8 माइनस 3 प्लस 0 और माइनस ऑफ 0। देन वैल्यू ऑफ द डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू क्या हो गया 5। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ
क्योंकि इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें अधिकतम जीरो है, जीरो को किसी से उपसारणिक से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें चला जाएगा, जीरो। अतः हमें उस पंक्ति या स्तंभ का प्रयोग करना चाहिए जिसमें अधिकतम शून्य है, तो जाके हम जल्दी जल्दी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अपना ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, सारणी के किसी अवयव की उप सारणी क्या होता है। सारणी यदि आपको गिवन है किसी भी क्रम में, मान लो 3x3 क्रम का है एक सारणी के जिसके एलिमेंट a11 a12 a13 b21 b22 b23 c31 C32 C3 कैसे ले सकता है। तो यदि किसी अवयव की अपन को उप सारणी या माइनस फाइंड करना है तो माइनस का माना यदि अपन को अवयव a11 है इसकी उपसारणिक निकालना है तो उपसारणिक को चूंकि अपन माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको m ऑफ प्रथम अवयव किस अवयव की निकाल रहे हैं a11 की, तो इस a11 की उपसारणिक को m ऑफ माइनस m ऑफ 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक में कैपिटल ऑफ a11 उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा ही दे रखा है कैपिटल ऑफ a11। अवयव a11 की उपसारणिक को अपन क्या कहेंगे m ऑफ 11 और कैपिटल A ऑफ 11। ये उपसारणिक है और उपसारणिक फाइंड कैसे करते हैं, उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद रिमेनिंग एक ऑर्डर डाउन का उस जो सारणिक मिलता है वो उसका क्या होता है उपसारणिक। यहाँ पर पर्टिकुलर a11 का उपसारणिक देगा b ऑफ 22 b ऑफ 23 c ऑफ 32 c। ये कौन से ऑर्डर का था, थर्ड 3/3 का, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। इस तरह से अपने अवयव किसी भी एलिमेंट अवयव a11 की उपसारणी क्या हुआ 3/3 था तो उसे 2/2 में कन्वर्ट हो गया, उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया। हमेशा किसी भी अवयव की जो उपसारणी होगी गिवन उपसारणी से एक कम ऑर्डर की अपन को स्क्वायर फॉर्म में उपसारणी मिलती है। इसी तरह जनरल फॉर्म में a ऑफ ij निकाल ij की उपसारणिक तो कैपिटल ऑफ ij से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, रिमेनिंग जो सारणिक मिलेगी वही उस अवयव a ऑफ ij की क्या हो जाएगी उपसारणिक और उसको m ऑफ ij या कैपिटल ऑफ a ij से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पॉइंट सेकंड हो गया अपना, सारणी का प्रसार भी देख लिया, सारणी के अवयव की उपसारणी निकाले और अब क्या निकालेंगे सहखंड, इसको क्या कहते हैं कोफैक्टर। किसी भी सारणिक जो गिवन है उसमें किसी अवयव का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं अपन। एक सारणिक 3/3 क्रम का है जिसके अवयव इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं। अब अपन को किसी अवयव की क्या निकालना है सहखंड निकालना है या कोफैक्टर। तो कोफैक्टर जो होता है कोफैक्टर को सहखंड a ऑफ ij इस एलिमेंट a ij का कोफैक्टर को f ऑफ ij से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोफैक्टर किसे रिप्रेजेंट करेंगे f ऑफ ij, जबकि उपसारणी के माइनस को किसे रिप्रेजेंट किया था m ऑफ ij से f ऑफ ij। और ये क्या होगा आपको -1 की पावर i प्लस j के हिसाब से तो साइन लगाना है, उसके बाद में उसकी जो भी उपसारणिक थी उसको लिखना है m ऑफ ij।
उस किसी भी अवयव ए आई जे का जो सहखंड होगा वो एम ऑफ आई जे और उसके आप आगे क्या लगा देंगे -1 की पावर आई प्लस जे के हिसाब से साइन या चिन्ह लगा देंगे, तो वो उपसारणिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सहखंड में या कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। और साइन अपन जानते हैं या तो आई प्लस जे स्तंभ और पंक्ति तथा स्तंभ के अवयव को जोड़ के उसके स्थान को उसके पावर में देख लेंगे, यदि इवन है तो पॉजिटिव प्लस आ जाएगा और यदि वहाँ पर ऑड है नंबर तो उसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में यदि अपन देखें A13 यदि कोई एलिमेंट है तो 13 तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 और उसके जो एलिमेंट है 13 तो ये दोनों छूट जाएंगे, B ऑफ 21 B ऑफ 22 C ऑफ 31 C D A13 अवयव की अपन क्या निकाले हैं सहखंड, और जिसको अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे f ऑफ 13 a ऑफ 13 अवयव है उसका सहखंड f ऑफ 13 और वो क्या है -1 की पावर 1 प्लस 3, ये तो आ जाएगा पॉजिटिव में, साइन प्लस में चला जाएगा और बाकी उपसारणिक बोलते हैं B21 और वैसे अपन जानते हैं ये प्लस होता है ये माइनस होता है, इसके बाद क्या आता है प्लस। तो इस तरह से उपसारणिक के आगे -1 की पावर आई प्लस जे के हिसाब से जो चिन्हों को व्यवस्थित किया जाता है तो वो उपसारणिक किसमें परिवर्तित हो जाते हैं सहखंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से अपने आज ये 3 पॉइंट देखे, एक तो सारणी का प्रसार क्या, तो दूसरा देख लिया, दूसरे बार सारणी का उपसारणिक क्या आता है एम ऑफ आई जे कैसे फाइंड करते हैं वो देख लिया, और उसके बाद अपने क्या देखा सहखंड किसी अवयव का सहखंड किस तरह से निकालते हैं, और लास्ट में व्यापक रूप में सारणी का जो प्रसार है उपसारणी के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन। किसी भी सारणी का जो मान होता है डेल्टा, यदि 3/3 की है a प्रथम अवयव है a11 उसका यदि माइनस से मल्टीप्लाई करो m ऑफ 11 माइनस ऑफ a ऑफ 12 तो उसका माइनस m ऑफ 12 प्लस a ऑफ 13 m ऑफ 13 प्रथम अवयव उसके उपसारणिक माइनस नियम का द्वितीय अवयव उसके उपसारणिक और थर्ड अवयव और उसकी उपसारणिक। और यदि इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a ऑफ 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा f ऑफ 11 से, साइन उसमें माइनस ऑफ m ऑफ 12 वो किसको रिप्रेजेंट करेगा f ऑफ 12 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस ऑफ a12 इनटू कैपिटल ऑफ f ऑफ 12 और प्लस और m ऑफ 13 किसको f ऑफ 13 को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लस a13 into f of 1। किसी भी सारणिक है, सारणिक का जो उसका मान होता है डेल्टा, वो दिए गए किसी भी पंक्ति के अवयवों को उसके संगत सहखंडों से गुणा करके योग करने से उसके सारणिक का क्या प्राप्त होता है मान। दिए गए प्रथम पंक्ति उसकी प्रथम पंक्ति और उसके संगत सहखंड, प्रथम पंक्ति का पहला वर्ग उसका सहखंड प्लस द्वितीय वर्ग का द्वितीय 1-2 एलिमेंट और उसका सहखंड प्लस 1-3 एलिमेंट और उसका सहखंड। इस तरह से जो मान है किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसके संगत सहखंडों से मल्टीप्लाई करके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं तो उसका अपन को सारणी का मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन 4.1 के क्वेश्चन है वो अगले टाइम देखेंगे। धन्यवाद।